नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक आईएएस में। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर का रहने वाला है, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके आई दृष्टि को। आई दृष्टि 2025 इसका संस्करण रहता है जून 2024 से लेकर आपका जून 2025 तक का इसमें सारांश दे रखा है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेटेड मैगजीन रहती है ये आरओ और यूपीपीसीएस के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज हम देखने वाले हैं इसमें मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ठीक है, ये एक टॉपिक है और यहाँ से सवाल बनने के चांसेस आपके 99% चांसेस है कि यहाँ से एक सवाल देखने को मिले आपको आरओ या यूपीपीसीएस में। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, 99% चांस है इसके। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 में आई थी। ठीक है, के कस्तूरी रंजन ने इनकी अध्यक्षता की थी, जो इसरो के अध्यक्ष थे। वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। ठीक है, इसमें हमें याद क्या रखना है, एक तो ये रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है वो कब आई थी आपकी, 2020 में आई है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो के कस्तूरीरंजन अध्यक्ष थे, जो इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसमें जो वर्ष का कितने वर्ष का वो रखा गया है, टारगेट है कि कब तक का टारगेट है वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का। ठीक है, ये शब्द याद रखना है, वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है ना, वो कितना कब का रखा है, 2030 तक का है। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य रखा है वो कब तक का रखा गया है। ठीक है, तो 2030 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना आपको। फिर आगे देखें, अब यहाँ आती है उल्लास योजना। एक उल्लास योजना ये आई थी आपकी वर्ष 2022 में, उल्लास योजना थी। ठीक है, इस संकल्प को पूर्ति करने के लिए 2020 में ये आई है। इसकी जो फुल फॉर्म देखें तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रही थी। अब आगे देखें, इसमें हमने टिक कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट आपको हैं, वो ही इसमें याद रखना। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 95% है। ठीक है, या तो राज्य हो या केंद्र शासित हो, तो कितनी है, 95% अधिक है, से अधिक है, तो उसे क्या माना जाएगा, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है उस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, तो कितना है, 95% से अधिक, 95 हो न या 95% से अधिक हो तो उसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कार्यक्रम के 5 घटक होते हैं। इस कार्यक्रम के 5 घटक होंगे, आधारभूत साक्षरता होनी चाहिए, संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, मौलिक जीवन कौशल होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। ठीक है, तो 5 घटक हो गए इसके। अब देखें, उल्लास योजना थी जो 2022 में ये आई है, 2022 में इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, 2030 के लक्ष्य को पाने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मापदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जो घोषणा है ना, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की है। तो ये किसका है, आधुनिक भारत का पहला राज्य जिसने मई 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता जो दर्ज है वो हासिल कर लिया है। तो कौन सा हो गया, मिजोरम। ठीक है, अब इससे पहले भी कुछ राज्य हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, लेकिन जैसे आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखें तो ये पहला राज्य होगा। यहाँ देखें तो गोवा दूसरा राज्य बना है। ठीक है, कौन सा है, गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता कार्यात्मक साक्षरता घोषित कर दिया गया। तो दूसरा हो गया मिजोरम, हो गया मिजोरम के बाद में क्या होगा, गोवा होगा। ठीक है, आगे देखें तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, न तो इन दोनों से भी ने तो इन दोनों से पहले भी यह मुकाम हासिल कर लिया। मतलब कि लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों से पहले ही ये मुकाम हासिल कर लिया था, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनने का गौरव प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये क्या था, यूटी। और आगे देखें, केरल ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य रहा जाता है, जो 1990 के दशक में संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद, ठीक है, बन गया था ये। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में ये रहता है, जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया। तो ये एक बना था आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद गोवा, और गोवा के बाद कौन सा रहा है आपका, त्रिपुरा, जो अभी फिलहाल बने। केरल 1990 में बना था। ठीक है, और लद्दाख 2024 में ही हो गया था। ठीक है, तो वो था यूटी में।
इस तरह से ये तीन ये पूछ सकता है, तीन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन कौन सा है आपका? मिजोरम रहेगा, दूसरा गोवा और तीसरा कौन रहेगा आपका? त्रिपुरा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखें कुछ और पॉइंट है जो हमें याद करने चाहिए। ठीक है, तो ये लक्ष्य आपको याद करना है 95% से अधिक होना चाहिए और लक्ष्य कितना रखा है? 30 तक। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। आगे देखें, संविधान हत्या दिवस अभी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो जैसे भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के आपातकालीन प्रावधान दिए रखे हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। एक लगा था, सबसे पहले लगा था भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक रहा था, देश में आपातकाल रहा था। फिर हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके मतलब 3 दिसंबर 1971 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, और फिर इंदिरा गांधी के समय लगा था 25 जून 1975 को। ठीक है, तो और इसी दिन को क्या बोला गया है? संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया है। यहाँ देखिए 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये बस आपको याद रखना है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है और उसके कुछ अनुच्छेद हैं उनको याद रखना है, 52 से लेकर 60 तक का। ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ देख लेते हैं, हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो ये याद रखना है आपको, 17 सितंबर को हर साल क्या बनेगा? हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ऑपरेशन पोलो चला था। ये ऑपरेशन पोलो कब चला था? हैदराबाद को मुक्त करने के लिए। तो 17 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके थ्रू हैदराबाद को स्वतंत्र किया गया। और इससे पहले किसके अंडर में था? निजाम के शासन के अंडर में था। ठीक है, अब देखें, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये विमान वाला है, जो विमान आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, ब्लैक बॉक्स रहता है, ये फ्लाइट की वो है, रिकॉर्डिंग को तैयार करता है, जैसे अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको देख लेता है। केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। ठीक है, अब ये देखो, स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए। मतलब 1931 में हुई थी लास्ट जातीय जनगणना। ठीक है, उसके बाद से अब 2027 में होगी जातीय जनगणना। ठीक है, उससे पहले जनगणना होती है लेकिन जातीय जनगणना नहीं होती थी, 1931 में हुई थी, उसके बाद में अब होने वाली है। ठीक है, और ये जो होगी 2027 में होने वाली है, शुरू होगी। और यहाँ देखें तो जनगणना संघ सूची का विषय है, ये आप याद रखना, क्योंकि दे देगा सब्जेक्ट दे देगा, फिर उसके बाद पूछ लेगा कि कौन सा संघ सूची का सब्जेक्ट है और कौन सा राज्य सूची का है। तो जनगणना की बात करें तो ये पूरे भारत की बात होती है, तो संघ सूची का विषय रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची में 69 जनगणना अधिनियम 1948 से नियम 1990 के तहत प्रतिबंधित किया है। ठीक है, ये उसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? जनगणना से। जनगणना 2 चरणों में होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका चेनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है। ठीक है, आर्च ब्रिज है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर ऊंचा है, ये याद रखना है। ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पुल है। इससे पहले का जो है आपका 380 मीटर का है, चाइना का पुल। ठीक है, और इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? 1315 मीटर इसकी लंबाई है। तो दोनों याद रखना, ऊंचाई है 359 मीटर और जो इसकी जो लंबाई है, लेंथ है 315 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए उधमपुर, अब ये जो कनेक्शन करेगा वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। ठीक है, इसमें
याद करने वाला ये पॉइंट हो जाएगा, 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेलपुत्र का उद्घाटन किया था। वो उद्घाटन पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, और जो 6 जून 2025 को हुआ था। ठीक है, आगे देखें, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो याद करने वाला हो, तो ये हैं थोड़े से याद करने वाले हैं, जैसे दोदुहे रेलवे ब्रिज चुआंग, ठीक है, चाइना का 380 मीटर का ऊंचा है। नाजिहे रेलवे ब्रिज है, ये भी गुई झोंगू चीन में है, ऊंचाई 310 मीटर है। जियांगजीहे रेलवे ब्रिज, ये 298 मीटर चीन में है। और बेईपाने जियांग रेलवे ब्रिज है कीलोंग में, ये भी चीन में है। ठीक है, चारों इसके चीन में ही है। अब देखो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। ठीक है, और ये कहाँ लग रहा है? कानपुर में लग रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना संबंधित है कानपुर से, इतना याद रखना। और 304, इसमें 660 मेगावाट राशि को समर्पित किया जाएगा। इसे नए वैली उत्तर प्रदेश पावर प्लांट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये नहीं पूछेगा, सिर्फ वो पूछ लेगा कि किस जगह पर ये लगाया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण सम्मान। ठीक है, ये पूछ सकता है। ये 31 मई 2025 को बनाया था, 300वीं जयंती है उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का पार्ट रहने वाला है ये, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, एक तो टिकट जारी किया है अहिल्याबाई को, और एक 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया, जिस पर अहिल्याबाई की क्या है, फोटो लगी हुई है। तो ये एक तो 300 रुपये का सिक्का है और एक डाक टिकट जारी की गई है। ठीक है, और ये 300वां कुछ करके इनका वो है जयंती है। 300 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के भारतीय सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ है, जिसे कोलकाता टकसाल ने ढाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये अहिल्याबाई पुरस्कार भी दिया है। और ये अहिल्याबाई पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार है डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया है। कौन सा? अहिल्याबाई, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार जो मिला है, किसको मिला है? डॉक्टर जयमती को मिला है, और ये जनजातीय महिला है कश्यप। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर जो 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ा तहसील चौड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। शासनकाल देखें तो 1767 से लेकर 1795 तक इनका शासन रहता है। और राजधानी की बात करें तो इनकी जो राजधानी है वो महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर रही थी। ठीक है, अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध विचारों को अग्रदूत थी। ठीक है, ये अग्रदूत थी। अगर ये स्टेटमेंट में दे दे कि नहीं थी, तो ये समझना कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विभेद विचारों की अग्रदूत रही हैं। और महिला सेना इकाई बनाई थी उन्होंने। महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन प्रशिक्षण भी दिलवाया था इन्होंने महिला में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना भी शुरुआत की है। 2024 में प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, पॉइंट है, इसको याद कर लेना है। फिर आता है केन बेतवा लिंक योजना। तो इनमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है। जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में के बीच में। पार्वती काली सिंध चंबल राजस्थान के बीच में, ये मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य में रहेगी। ठीक है, और इससे पहले जो हमने देखी थी, नेक्स्ट है पहलगाम से युद्ध विराम तक। तो ये ऑपरेशन सिंदूर चला गया है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो ये आप जान ही सकते हो। तो इसमें अनंतनाग जिले में बेसरन घाटी के मैदान में। ठीक है, ये आप याद रखना, बेसरन घाटी कहाँ पे आपकी? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अनंतनाग जिले के अनंतनाग जिला है और उसके अंदर है बेसरन घाटी, और जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये आप याद रखना है। उनके नाम है ये, तो ये यहाँ के शहर हैं, जैसे बहालापुर है, मुरीदके है, साकरगढ़ है और सियालकोट। ठीक है, ये जो हैं पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनके ठिकाने हैं यहाँ पर, जो बमबारी की गई थी, स्ट्राइक की गई थी भारत के द्वारा, वो जगह हैं। आगे देखें,
में ऐसा कुछ है नहीं पूछने लायक। तो ये आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हो रही है, ठीक है। इसमें कितने पैसे लग रहे हैं? 76,000 करोड़ के रुपए के तहत चिप निर्माण संयंत्र असेंबली टेस्ट यूनिट लगने वाली है, ठीक है। और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत है। 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर के तहत देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। मतलब कि छठवीं जो लगेगी वो उत्तर प्रदेश में लगेगी। और इस किसके साथ में लगी? SCL के साथ में लग रही है। और दूसरी आपकी फॉक्सकॉन जो जापान की कंपनी है, ठीक है। और ये जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक ही ये लगाई जाएगी ये यूनिट, ठीक है। अब इससे पहले कुछ यूनिट लगी हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी लगी हैं। 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ, जैसे माइक्रो एटीएम गुजरात साणंद में लगी हुई है इसमें, ठीक है। एक दूसरी लगी है गुजरात धोलेरा गुजरात में लगी है। तीसरी है मोरीगांव असम, ठीक है। तीसरी मोरीगांव असम है। और फिर चौथी लगी आपकी साणंद में, और फिर भी दूसरी लगी साणंद में। तो गुजरात साणंद में 3 लगी हुई हैं, एक मोरीगांव असम में लगी है, और अब जो छठवीं लगने वाली है वो आपकी उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, ठीक है, लगने वाली है। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। 2015 में योजना आई थी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये जो योजना है इनको याद कर लेना। जैसे प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। PM किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2019। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बाल विकास मंत्र 2017 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी 2017 में शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये 2013 में शुरुआत हुआ। जननी सुरक्षा योजना कल्याण मिशन ये भी 2005 में शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम विकास 1995 में शुरुआत हुई थी। इसमें ऐसा खास कुछ है नहीं। तो यहाँ ये देख लेना बस, प्रतिवर्ष कितने दिए थे? 436 रुपये का प्रीमियम होता है। इसमें कुछ है नहीं।